बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है दान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने जुलाई से भी पहले आपने बता दिया था कि 15 जुलाई के बाद मुझे प्रोटेस्ट होते दिखाई दे रहे हैं, और जी। अनफॉर्चुनेटली हम इस खबर को से इतना शेयर नहीं कर सके आपके साथ भी, क्योंकि हमने देखा इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। और आपने कहा कि मेरी प्रोडिक्शन शायद गलत हो गया, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन असल में हमारा मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा था, कश्मीर की सिचुएशन को। कश्मीर जी। में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा था, और कश्मीर के बाहर भी सारी दुनिया में कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मतलब साहब, आपकी जी। ये प्रोडिक्शन दुरुस्त थी कि पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट होंगे। मतलब साहब, मुझे ये बता दें कि इस इलाके में आपने स्पेशली क्यों प्रोडिक्शन की? क्या ऐसी हिस्टोरिकल वजह बनी, ऐसे क्या फल्कियाती चेंजेस आई कि आपने ये प्रोडिक्शन की कि 15 जुलाई के बाद पाकिस्तान और इंडिया में प्रोटेस्ट होंगे? वो दुरुस्त हो गई, वजह क्या बनी ये भी बता दें। देखिए, एक तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, अगर वो मैं बताना भी चाहूंगा तो वो जरा मुश्किल होगी। उसमें सिंपल सी बात यह है कि जुपिटर कंबस्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। ये जब भी दोनों एक साथ मूवमेंट आती हैं विद इन 15 दिनों के बीच में, तो दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। नॉर्मली 5-7 साल के बाद ऐसा होता है कि यहाँ जुपिटर कंबस्ट होगा और सामने ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यही जो है डिस्टरबेंस लेकर आती हैं। और जहां तक पाकिस्तान के जायचे की बात करें, तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों व्हील्स हैं। एक नॉर्दर्न एरिया और बलूचिस्तान, ये दोनों फ्रंट के पाकिस्तान के व्हील हैं। अगर ये सही नहीं चलेंगे तो गाड़ी कैसे आगे चलेगी? ये सिंपल सी शॉर्ट सी आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है। लेकिन सितारों में इन दोनों जगहों का बहुत बहुत मेजर कंट्रोल है पाकिस्तान के साइड पर। हम अरब ममालिक के हवाले से आपसे कितना अरसा हो गया आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के हवाले से मैंने आपसे बात नहीं की। और यूरोप की सिचुएशन के हवाले से कई जो सीनियर एनालिस्ट हैं उन्होंने एक प्रोडिक्शन की है। और ये एनालिस्ट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं है, अमेरिकन एनालिस्ट हैं जो कि ज्योग्राफी को देखते हैं और सिचुएशन को देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सर, कई बड़े तज्जियाकारों ने ये प्रोडिक्शन किया है कि आइंदा आने वाले सालों में 5-10 साल में यूरोप की सिचुएशन इमिग्रेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। वो किस तरह? क्योंकि अभी हमने देखा है कि यूके में और दीगर जो ममालिक हैं यूरोप के, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ। और सर, आज आज के दिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि 60,000 जो मराकज से लोग हैं उन्होंने टैंकी लगाने की कोशिश की, स्पेन आने की कोशिश। और दूसरी जंग अजीम के बाद से अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्पेन ने इटली के साथ अपनी सरहद जो है वो आर्जी तौर पे बंद कर दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे थे। 70 से 80 लोग जो है उनकी डेथ भी हो गई है इस टंकी के चक्कर में। आप क्या देख रहे हैं सर? क्या वाकई यूरोप के हवाले से जो प्रोडिक्शन की जा रही है इमिग्रेंट्स के हवाले से, क्या कोई बहुत बड़ा बुरहान जन्म लेने लगा है यहाँ? देखिए, यूरोप जो है अभी यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आने बाकी हैं, जो कि आएंगे अक्टूबर नवंबर में, मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन इनकी ग्रोथ अब एक रेगुलर ग्रोथ होगी। हम्म, अगर फॉर इंस्टेंस आप ये सोचें कि लाखों की तादाद में स्पेन में लोग अगर एंटर हुए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे भी रिसेशन आना है। और वो रिसेशन फिर फैलेगा, क्योंकि वो तो स्पेन में दाखिल हुए हैं। स्पेन का मतलब ये है कि उनके पास पूरे यूरोप में मूव होने का मौका हासिल है। तो आने वाले दिन मुझे लगता है टफ है। बेशक उन्होंने खोल दिया है स्पॉन्सरशिप जो भी, लेकिन यूरोप, यूके, ये सारे जो ममालिक हैं ये इतनी इजी गोइंग नजर नहीं आएंगे आपको जितना नजर आ रहे हैं अभी। इधर भी बहुत सारे न्यू लॉ ऑर्डर्स और नए इमिग्रेशन ऑर्डर्स आपको नजर आएंगे। बेशक वो लोग एंटर तो हो गए हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम बाकी रहती है। अमेरिकी अखबार ने जो प्रोडिक्शन की है कि अमेरिका रवां हफ्ते के आखिर में ईरान पर सख्त हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है, जबकि आज से एक रोज कबल यानी कि सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि ईरान पर सख्त हमले करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा वो खुद बोलेंगे अब हम मजीद हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने सर जोहरी हथियारों का रेफरेंस भी दिया है। सर, इराक के साथ जो हुआ वो तरीक का हिस्सा है, आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं। यही बहाना लगा के कि इनके पास एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसी वजह से उन पर अटैक किया गया और पूरे इराक को तबाह कर दिया गया। और एक जमाने में लोग जानते नहीं है, इराक दुबई के लेवल की तरक्की कर गया था। वहाँ बड़ी बड़ी खूबसूरत शाहराएं थी, बिल्डिंग्स थी, लोग वहाँ कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए जाते थे, लेकिन वो बिल्कुल तबाह हो गया। ईरान के साथ भी साथ इसी तरह का कुछ करने की प्लानिंग की जा रही है। और संडे, आज का दिन, इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या कुछ हो सकता है? इस हवाले से काइंडली बताइए।
डेफिनेटली हो सकता। और एक बात याद रखिएगा, ये जब भी बोलते हैं ना हम करने जा रहे हैं, वो चीज नहीं होती है, उसके बरक्स चीजें होती हैं। तो कोई भी ये तो बस बचकाना बातें ये लोग कर देते हैं कि इस हफ्ते में अटैक हो सकता है, उस हफ्ते में अटैक हो सकता है। ये कभी भी ऐसा प्लान डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो पॉसिबल हो। लेकिन मार्स ने आज ही अपनी जो ट्रांजिट है वो चेंज करके, वो यूं समझें कि अपने एनिमी के हाउस में एंटर हुआ है। और ये यहाँ पे 47 दिन रहने वाला है। इसी दौरान में इक्लिप्स भी लगने वाला है। तो मैं आज का दिन तो नहीं कह सकता कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा अगस्त सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में। पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में मैं कह रहा हूं तो आप समझें कि मैं बहुत हायर डिवीजन की बात कर रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इक्लिप्स आ रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड, जुपिटर कम्बस, फिर आगे मार्स जो है अपने एनिमी के हाउस में एंटर हुआ है। तो ये सब कुछ मिला के बहुत ही क्रिटिकल टाइम शुरू हुआ है दुनिया में। अगस्त का महीना मलिक साहब ने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। सियासी हवाले से हुकूमत को बड़ा डेंट पहुंच सकता है या हुकूमत घर जा सकती है। और हमने अब देखा है कि सबसे पहले बयान अचानक से मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला है उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि नए सूबे बनाने की, नए यूनिट्स बनाने की जरूरत है। उसके बाद DGISPR साहब ने भी इस बात की तस्दीक की, उन्होंने इसको इंडोर्स किया मोहसिन नकवी साहब की बात को। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 निकात हैं उनमें से एक जो नुक्ता है काइनेटिक का, वो तो खोज कर रही है, लेकिन 13 निकात जो है उसको फॉलो कर रहा है हुकूमत ने। और बैड गवर्नेंस की वजह से पिछले कई सालों से इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। और अब गवर्नेंस को बेहतर करने का वक्त जो है आ गया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कह दिया है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में करप्शन की गई, धांधली की गई, तो फिर अब अगर हमारा हक में ना दिया गया तो फिर हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी है। ये उनके अल्फाज हैं। मलिक साहब, आपने अगस्त के महीने के हवाले से बिल्कुल ये प्रोडिक्शन की थी। आप एक महीने से ये बताते आ रहे हैं अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मेजर डेंट पहुंच सकता है हुकूमत को या हुकूमत कर जा सकती है। मजीद क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ये हालात तो बन चुके हैं, मजीद आप क्या देख अच्छा, मैं इसका रेफरेंस जो हूँ ना आपको फरवरी से देता हूँ। फरवरी में लास्ट सोलर इक्लिप्स आया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी दुनिया बदल के रह गई। फरवरी के एंड से आप देखें जो जंगों का सिलसिला शुरू हुआ, हुकूमतों का जल्द से जुलूस, तहरीकें, हर चीज चलती आ रही है। अब वापस से 12 और 13 अगस्त, हर डिपेंडिंग कौन सी जगह क्या दिन है रात है उसके हिसाब से फिर से सोलर इक्लिप्स आ रहा है। ये कोई डराने का टाइम नहीं है, लेकिन इससे इतनी बात कंफर्म है कि इस सोलर इक्लिप्स के बाद आप मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर है, ये दुनिया में आएगा इसका चेंज, इसका फाइनेंशियल मार्केट में चेंज आएगा, इसका जंगों में बहुत तब्दीली आएगी, बल्कि आ चुकी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जुलाई के बाद अब अगर जो जंग होगी वो ईरान इसराइल की नहीं लग रही है। इसमें बहुत सारे ममालिक ऐड ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इसकी अब मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर है। हर कोई अपने अपने हिसाब से उस मुल्क को किसी तरह से बॉन्डिंग कह लें, डील कह लें, कुछ भी कह लें, एक तरह से पैचअप कर रहे हैं अलग अलग ममालिक का, ताकि इनकेस कुछ भी हो तो उनके साथ वाले जो ममालिक जिनके साथ इनका मुआहदा हुआ है वो भी आए और उस जंग का हिस्सा बने। तो ये बहुत बहुत क्लियर है, जंगें बहुत बढ़ने वाली हैं अगेन से। फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत बड़ा टर्मोइल आएगा, बी वेरी वेरी केयरफुल। फाइनेंशियल मार्केट अब जो है बहुत खतरनाक स्टेज पे है। एकदम से ये जैसे ही डाउनफॉल शुरू होगा, इसको फिर करेक्शन नहीं कहेंगे, ये अब जो है मार्केट पूरी टर्न अराउंड होने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान की सियासत मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने क्लियर है। मैं ये बातें तब कर रहा था जब कुछ भी नहीं था, बहुत खामोशी थी एक तरह से। एक यूं कहा जाए कि पाकिस्तान के हालात ऐसे बता नहीं रहे थे, मैंने तब भी बताया था। अब जो है हालात, इसमें मुझे नहीं लगता कि यह हुकूमत सरवाइव करेगी, बहुत ही क्लियर है। मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए इस तरह लगता है कि हालात जानबूझ के खराब किए जा रहे हैं और इसमें तमाम जो पार्टीज हैं वो उसमें मुलविस हैं। आप जी, क्या देख रहे हैं? क्या किसी खास पार्टी को फायदा देने के लिए किया जा रहा है, या फिर ये PTI को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए, या पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, किसी और को इक़्तिदार में लाने के लिए किया जा रहा है? क्या कोई नई पार्टी, कोई नई जमात जैसे कि पीपल्स पार्टी जो अभी तक इक़्तिदार में नहीं आई, जब से जो जरदारी साहब हैं उन्होंने हुकूमत दे दी थी मुस्लिम लीग नून को,
उसके बाद से हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी नजर नहीं है इक़्तिदार में। क्या पीपल्स पार्टी का चांस बनता दिखाई देता है आपको? अच्छा, आपको मैं रिकॉल कराता हूँ, अगर 2-3 महीने पहले जाए, मैं आपको एक बात बहुत बार बार बताता आ रहा था। मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, और पीपल्स पार्टी इसका अब जो है ना सितारा अरूज पे जाता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि समहाउ पीपल्स पार्टी ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू नून लीग के। और जहां तक आपने पीटीआई की बात की, उसका भी मैंने आपको जिक्र किया है कि एहतजाज होंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, और वो जो है ना, कहा जाता है कि बहती गंगा से हाथ धो लेंगे, तो वो भी यही करेंगे पीपल पीटीआई। स्पेशली जब ऐसे मुजाहरे बाहर होंगे, ये लोग भी आएंगे। तो ये तो जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन हुकूमत में मेजर चेंजेस ड्यू हो चुके हैं, तो हुकूमत तो डेफिनेटली अब नून लीग की नहीं नजर आती मुझे। एक बात तो श्योर है, पीटीआई वो भी अभी साइड पे ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मार्का मारेंगे ये लोग। मैंने जैसे कहा है, ये किसी पार्टी में, या ये जो सुनाई दे रहा है कि आजाद कश्मीर के जो हालात बन रहे हैं इस्लामाबाद में, उसका फायदा उठा के सामने आ सकती है। मलिक साहब, अभी आपने आज़ाद कश्मीर का जिक्र किया, और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो कमेंट्स में खास तौर पे कहते हैं कि हमारा मुकदमा भी मलिक साहब के सामने रखा करें। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये वो लोग हैं जो शायद तवातुर से प्रोग्राम देखते नहीं है, या फिर उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा नहीं है। मलिक साहब, आप अपनी पटिशन ऑलरेडी कर चुके हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि यहाँ पे जो नतीजा है वो अवाम के हक में आपको आता दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन मलिक साहब, जब कोई भी नतीजा किसी के भी हाथ में आता है तो उस दौरान खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी हो जाता है। प्रोटेस्ट हो रहा है तो जाहिर है उसमें तशद्दुद भी हो रहा है, दोनों पार्टीज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है, और अवाम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी जो है वो शहादतें सामने आ रही हैं। आप क्या देख रहे हैं मौलवी साहब कि क्या कितना वक्त बाकी है नतीजा आने में, और इसमें खुदा न खास्ता कितना जानी और माली नुकसान हो सकता है अगस्त के महीने में, क्योंकि प्रोटेस्ट तो अभी जारी है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि ये अगर प्रोटेस्ट 27 जुलाई से पहले खत्म हो गए, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि हालात में इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आजाद कश्मीर, ये जो ऐसी बातों में बोलते हैं शहर अगर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये शायद सिर्फ बातों के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, बलूचिस्तान और ये नॉर्दर्न साइड अगर ये बैलेंस हो गए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। और जबकि मजेदार बात ये, यही दोनों सेक्टर जो है निगलेक्ट होते हैं। पूरी जो भी आपकी हुकूमतें आई हैं, इन्हीं दो सेक्टर मतलब एरिया को इन्होंने मतलब देखा ही नहीं है, कभी भी उन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। अब अगर आजाद कश्मीर के लोग आगे बढ़ के आपको जल्द से जुलूस करते हुए दिखेंगे, तो ये बहुत मेजर आप कह सकते हैं चेंजेस ला सकते हैं। और हाँ, आपने जैसे कहा कि खून खराबा, शहादतें जो भी है, ये बहुत अरूज पे होंगे। ये बहुत ज्यादा दिख रही हैं मुझे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा दिख रही हैं मुझे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त मालूमात प्रडिक्शन हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आप कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, और आपके सवालात हम प्रोग्राम में डेली ऐड भी करते हैं। तो अपने सवालात और अपना फीडबैक लाजमन शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक पर दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक में साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।